आज के इस महत्वपूर्ण ब्रॉडकास्ट में वो सभी लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, हम आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स लेके आते हैं जो हमारे कोर्सेज के प्रोग्राम हैं। उनके साथ साथ वो वाले मुद्दे, वो वाले संवाद जो कि हमें इस पूरे वातावरण को, पर्यावरण को और पूरे इकोसिस्टम को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज जो है हमारे बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। प्रमोद जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्रमोद जी जो हैं कई सालों से अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक और जो भी गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं उनमें काम कर रहे हैं। इनके पास बहुत एक्सटेंसिव बैकग्राउंड है जिसमें कि जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री हो, एम्पावरमेंट वाला, रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, फार्मर वेलफेयर में, ट्राइबल वेलफेयर्स में, और उससे जुड़े हुए जैसे जितने भी व्यापक संदर्भ के मुद्दे हैं। एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश और बेहतर दुनिया को बनाने में जो भी एक विचारक की भूमिका होती है, प्रमोद जी ने उससे बड़ी मजबूती से निभाया है। खास तौर पे जो आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, आप अलग अलग देशों में गए हैं, चाहे वो बात हो यूएस की, साउथ अफ्रीका की, ब्रिटेन की, पोर्तुगल की, आपने एक एक्सपर्टीज डेवलप करी है। किस तरह से नीतिगत मामलों में कैसे चीजें विकसित करी जाएं, कैसे युवाओं को उसमें जोड़ा जाए। प्रमोद जी, जैसे मैं आप आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा इस बात से कि जो है भारत को युवाओं की राजधानी माना जाता है। भारत को ये यूनाइटेड नेशन की एक स्टेटमेंट भी है कि अगर भारत का युवा आगे नहीं बढ़ रहा तो शायद ये दुनिया भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और उसको जो आज के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की, इंटरनेट की और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बहुत तरह की बातें हैं। आपने जो है एक युवा संसद और यूथ पार्लियामेंट की बात शुरू करी है। आप इस बारे में क्या प्रिलिमिनरी रिमार्क्स देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर प्रमोद जी, आपने मुझे इस मंच पे बुलाया। सर्वप्रथम आपने बात की युवाओं की, युवाओं के डिस्कोर्स की, युवाओं की भूमिका की। हमारा देश युवाओं का देश है। इसी दृष्टि से युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका देश के विकास में और देश के गौरव में होती है। भारतवर्ष प्राचीनतम देश है। यहाँ पर युवाओं ने समय समय पर बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। अब भारत के आसपास देखिए, नेपाल हो, श्रीलंका हो, वहाँ इतने बड़े बड़े अनरेस्ट हुए बिकॉज ऑफ अनगाइडेड यूथ। हमारे देश की इतनी जड़ें मजबूत हैं कि हमारे देश में युवाओं को सही दशा और दिशा दी जाए, ये पूरे देश की एक चिंता रहती है। और हम लोगों की युवा कमजोरी नहीं, हम लोगों की युवा ताकत हैं। और हमारे इनोवेटिव युवा देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने ज्ञान से, परिश्रम से, साहस से पूरे विश्व की मानवता को आलोकित कर रहे हैं। इसी दृष्टि से भारतीय यूथ पार्लियामेंट विश्व के युवा आइकॉन स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये परंपरा प्रारंभ हुई है। आगामी 12 जनवरी 2026 सोमवार को भी नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ये आयोजन दिन भर का होने वाला है। उस आयोजन में देश के, विश्व के सभी युवा छात्र आमंत्रित हैं। इसके पीछे जो हमारा हेतु है वो ये है कि युवा संवाद की अवस्था में रहे। पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे लोकतांत्रिक आदर्शों पर चलकर देश का युवा नवाचार के साथ बदलते परिवेश में अपने देश को किस तरीके से आगे ले जा सकता है और संवाद की भूमिका के माध्यम से कैसे अपने ज्ञान को आदान प्रदान करके देश और विश्व में अपने देश के गौरव को बढ़ा सकता है, यही हमारा प्रयास है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने पक्ष छेड़ा है कि किस प्रकार से युवा जो है, ये भी एक मेटाफर होता है युवा कहना। पर हम अपनी यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास 4 मिलियन स्टूडेंट्स हैं उनसे यही बात करते हैं, अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग डिसिप्लिन्स में। पर जिस दिशा में आपने बात को लिया है कि एक सांस्कृतिक विरासत है हमारी, एक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, उसके संदर्भ में जो विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ये एक महत्वपूर्ण प्रयास होने जा रहा है। किस तरह से, जैसे ये संवाद की बात है, ये मृदा आज के समय में हम बहुत सारा एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन तो हो रहा है, सूचनाओं का बहुत चारों तरफ फैलाव हो रहा है, पर एक
ऐसी एक संवाद योजना होना चाहिए जिसमें कि सब लोग मिलजुल कर बेहतरीन से बेहतरीन संकल्प लें और एक मार्ग पर जाकर उस मंजिल को हासिल करें। तो ये इसमें क्या विशेष मुद्दे होंगे आपके हिसाब से? प्रोफेसर साहब, जैसे आपने ही कहा कि पूरा विश्व अब डिजिटल दौर में है। इस डिजिटल दौर में होने के कारण सूचनाएं बहुत तेज गति से सभी लोगों के पास आ रही हैं, उसमें युवा भी हैं और बाकी समाज की सभी भी वर्ग हैं। जब सूचनाएं इतनी तेज गति से आती हैं और उसके आधार पर व्यक्ति अपनी प्रतिभा अनुभव के आधार पर अपने अपने जीवन में भी काम करता है और जिस जिस सोसाइटी में जिस जिस संस्थान में जुड़ा रहता है वहाँ के लिए भी वो काम करता है। किंतु पहले डिजिटलाइजेशन न होने के कारण आपसी संवाद से बहुत सारे ज्ञान का अनुभव का प्रचार प्रसार हुआ करता था। आज उसके मायने बदले हैं। तो मेरा इसमें ये कहना है कि चाहे युवा हो चाहे युवाओं का भी कोई भी वर्ग हो, वो समय समय पर आकर के आपसी संवाद से अपने अनुभव प्रतिभा और अपनी जानकारियों को परस्पर आदान प्रदान करे। हमारा देश विश्व में समृद्धि और प्रगति के लिए जाना जाता था। विश्व का गौरव, विश्व गुरु भारत को माना गया था। तो उसके दो ही मायने थे, पहला था ज्ञान और दूसरा था हमारी समृद्धि। और समृद्धि में हम थे सक्षम सबल, क्योंकि स्किल इंडिया था पहले भी। हर हाथ को काम और हर काम को आगे की प्रगति भारत में। तो अब आने वाले दिनों में भी हम ज्ञान के आधार पे ही दुनिया में अपना स्थान बनाते जा रहे हैं। देश हर क्षेत्र में प्रगति करता जा रहा है। हमारे देश का युवा कौशल पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बना रहा है। जितना आपसी संवाद बढ़ेगा, जितना आपस में समन्वय बढ़ेगा, उतना ही युवा तेज गति से अपने देश को आगे ले जाने में सहभागी होगा, अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ देश की प्रगति को आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल सही है। जो हम बात करते हैं एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की, भारत की, जो सब लोग बात करते हैं, जीडीपी की सब बात करते हैं, एक जो विकास के एक जो मटेरियल पहलू की, मुझे लगता है कि आज की चर्चा में ये बात निकल के आ रही है कि हमारे देश के युवा ही हमारी असली संपत्ति हैं। किस तरह से जो जब हम बात करते हैं कि हमारे 60 से 65% जो जनसंख्या है वो अभी 30 साल से नीचे है, और वो एक बड़ा रिसोर्स है। अगर हम इस संवाद के तहत जुड़ते हैं, इस बातचीत की जो हमारी एक परंपरा है, संस्कृति है, उसके साथ, और ख़ास तौर पे जो विशेष जो दिन है इसका जो है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, और जब वो बात कहते हैं कि माई होप फॉर द फ्यूचर लाइज इन द यूथ ऑफ कैरेक्टर, intelligent, renouncing all for the service of others and obedient, good to themselves and the country at large। तो जो जितने भी हमारे संत, चिंतक, दार्शनिक लोग हुए हैं, उन सब ने युवाओं में एक आस्था दिखाई है। वो कहते हैं कि जो चरित्र के धनी लोग होंगे वो इस देश को आगे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है इस संसद से, इस पार्लियामेंट से वो दिशा मजबूत होगी। निश्चित रूप से आपने सही कहा कि देश का युवा इस देश को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमने इस आयोजन का एक स्वरूप ऐसा रखा है जो संसदीय प्रणाली पे हो। हमारे संसदीय आदर्श, हमारी लोकतांत्रिक मूल्य हमारे युवाओं में सतत प्रतिस्थापित होते रहने चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में हमारी पहचान हमारे मजबूत लोकतंत्र के कारण भी है। और हमारी जो संवाद की परिपाटी है, चाहे संसदीय गतिविधियां हों चाहे विधानसभाओं में हों, सदैव आपसी समझबूझ से, सहमति से, चर्चा से, संवाद से हमारे देश के निर्णय होते रहे हैं। इसलिए हमारे देश बहुत ही परिपक्वता के साथ पूरे विश्व में आगे आ रहा है। हर क्षेत्र में जब हम हर तरीके की समग्र चर्चा एक बड़ी पंचायत में करेंगे, तब जाकर के देश के परिपक्व फैसले हो पाते हैं। ये परिपाटी देश के युवाओं के मन में प्रारंभ से ही बने, ये भी इसका एक उद्देश्य है। मुझे याद आ रहा है कि
जब 1947 में हमारा देश, जो हम अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने में कामयाब हुए, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इतनी भाषाओं का, इतनी संस्कृतियों का जो एक ये इतनी डाइवर्स कंट्री है, एक तरह से पूरी दुनिया ही है, ये कैसे एक रह पाएंगे, ये बिखर जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हस्ती है, ये उसी संवाद के कारण है, चाहे वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जो भी हम बात करते हैं, विविधता में एकता की बात करते हैं, तो ये जो संबल मिलेगा इस पार्लियामेंट के तहत कि चाहे देश के किसी भी हिस्से का युवा हो, वो आके एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक माहौल में बात करे, अपनी बात को मजबूती से रखे, उसके से जुड़े हुए जितने भी पहलू हैं उनको, बात को चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उसके बाद एक एक प्रण लिया जाए, एक संकल्प लिया जाए कि उसको कैसे लागू किया जाएगा। ये बहुत मुझे लगता है कि जो आज के दिन में जो हम एक आइसोलेशन की बात कर रहे हैं, ये डिजिटल के कारण, डिजिटल उसमें लोग कई बार सिर्फ और सिर्फ इसी मोड पर रह के जो एक अकेलापन आता है, इसके माध्यम से वो मंच मिलेगा लोगों को जिसमें वो आके उस संवाद का उस हिस्सा बन सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जी सर, हम इस संवाद में संसदीय डिस्कोर्स, युवाओं में नेतृत्व की क्षमता, इससे आगे हम एक कदम और चले गए हैं। हमने, जैसे आपने देखा होगा, प्रचलन में आता है शादी का या किसी कार्यक्रम का कोई थीम रखते हैं। हमने इस भारतीय यूथ पार्लियामेंट का एक थीम रखा है, परिवार कुटुंबकम, क्योंकि हमारे देश की सबसे सशक्त इंस्टीट्यूशन बॉडी हमारी कंबाइंड फैमिलियां हुआ करती थी। परिवार में जैसे जैसे विघटन हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं, एकल परिवार की ओर जा रहे हैं, उसी तरीके से समाज में धीरे धीरे सामाजिक मूल्यों का क्षय होता जा रहा है। तो हमने युवाओं को ये भी संदेश देने का प्रयास किया है कि हमारी कंबाइंड फैमिली हमारे देश की ताकत थी, और वहाँ पर संस्कार के साथ साथ हमें आपसी सहभाग से रहना, एक दूसरे के प्रति धैर्यपूर्वक आचरण करना, एक दूसरे को स्पेस देते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना, एक दूसरे की अच्छी बातों से प्रेरित होकर के अपने जीवन को आलोकित करना, और आगे बढ़ने वालों को से प्रेरणा लेना, और जो पीछे रह गए उनका हाथ पकड़ के आगे ले जाना। ये परिवार की संस्थाओं ने हमें सिखाया। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि देश में आज भी हमारी परिवार व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं, इसलिए विश्व के हर देश से ज़्यादा खूबसूरत समाज हमारा भारत में है। इसलिए हमने इस आयोजन का थीम कुटुंब प्रबोधन रखा है। परिवार की थीम पे हमने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें हमारा समितियां जो बनेंगी वो परिवार के नाम पे बनेंगी, जो हमारे जो अलग अलग गठ बनेंगे वो परिवारों के नाम पे बनेंगे, जिससे कि बच्चों में ये अवधारणा स्थापित हो कि हमारा परिवार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात बहुत ही मन को संतोष देने वाली है कि किस तरह से ये पूरा आयोजन होने जा रहा है। और देखिए, जैसे हम सब समझते ही हैं कि जैसे हम इग्नू यूनिवर्सिटी के तहत ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पर परिवार जो है वो हर व्यक्ति की पहली यूनिवर्सिटी है। वहीं से उसको जो जीवन के सारे जो गुण सीखने को मिलते हैं, उसका एक व्यवहारिक पहलू देखने को मिलता है। और जो हमारी सभ्यता के नाते जो एक गुण है, कुछ कारणों से उसमें बिखराव आ रहा है, तो जब हम इसको इस थीम में के तहत कर रहे हैं तो उसको हम और मजबूती मिलेगी। ये तो बहुत बड़ी बात होगी। और हम, मुझे लगता है हमारी जो पारिवारिक जो संस्था के नाते जो हमारा एक वैभवशाली इतिहास है, हम उसको भी इसमें हम प्रोजेक्ट कर पाएंगे। और किस तरह से, अब मैं आपको बताऊं कि ये वाली बात को अब इकोनॉमिक्स वाले लोगों ने भी मानना शुरू किया है कि जब हम एक परिवार की तरह से रहते हैं, जब हम एक, जैसे हम आपने बात करी कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिलीज़ की, कि उसमें संसाधन तो बढ़ जाते हैं बट जो दिक्कतें, समस्याएं हैं वो कम हो जाती। तो ये वाली बात को बहुत, जो आज की राइज ऑफ द इंडिविजुअल या आई, मी, माई सेल्फ, और जो कई बार हम एक अपने को ही सारी दुनिया समझने लग जाते हैं, उस बात से वो एक तरह से अकेलापन, वो एक तरह बिखराव, वो समाप्त होगा। और जो है ऐसी और क्या विशेष बात आपको लग रहा है कि इसमें से हमें हासिल होगी इस यूथ पार्लियामेंट से? इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस आयोजन में हमने 2 सत्र संसदीय कार्य प्रणाली के आधार पर रखे हैं।
जिसमें पहला उद्घाटन सत्र के बाद में संसदीय परंपराओं के अनुसार प्रश्नकाल का एक घंटे का सेशन है, जिस प्रश्नकाल में विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष से प्रश्न करेंगे और वो सत्ता पक्ष के लोग उसका उत्तर देंगे। उसके बाद पहले सत्र के बाद एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा, उस रेजोल्यूशन को सरकार प्रस्तुत करेगी। अगले सत्र में उस रेजोल्यूशन पे चर्चा होगी। 0 आवर का भी लोक महत्व के विषय, जिसमें अनेकों विषय देश में चल रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता, भारत के अंदर नदियों का आपस में जुड़ाव, पर्यावरण संरक्षण, ऐसे अनेकों मुद्दे जिन पर चर्चा वहाँ होनी है। हमने इसमें एक लंच के बाद संयुक्त सभा भी रखी है। संयुक्त सभा में देश के ऐसे चुनिंदा युवा जो प्रोएक्टिवली देश की बातों को सोशल मीडिया के मंचों पर उठाते रहते हैं, अपने आप में एक बड़ी आवाज़ हैं, ऐसे लोगों को भी हमने बाहर से बुला करके एज ए गेस्ट संयुक्त सभा को संबोधित करने के लिए खुला मंच दिया है। वो भी लोग आकर के अपनी बात रखेंगे। इसके अतिरिक्त इसमें 3 स्वामी विवेकानंद अवार्ड हम देते हैं 3 लोगों को, सेवा, शांति और पर्यावरण। देश में जिसने सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय काम किया है, शांति के लिए किसी ने काम किया है और पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है, जिसका हम ऑनलाइन उसका रिकमेंडेशंस मांगते हैं और ओपन रहता है, वो कोई भी रिकमेंड कर सकते हैं और उसकी एक अपनी जूरी रहती है, वो उसका सिलेक्शन करती है और 3 लोग फाइनल करके हमको देती है, जिनको हम स्वामी विवेकानंद अवार्ड देते हैं। इसके बाद कार्यक्रम का समापन समारोह होता है। समापन समारोह में भी उद्घाटन सत्र की तरह एक मुख्य अतिथि आते हैं और सभी को संबोधित करते हैं। इस बार हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है, जिसमें हम स्वामी विवेकानंद ऑनलाइन जीके कंपटीशन, जो भी इसमें रजिस्टर्ड करते हैं अपने आप को, उन बच्चों को हम 1-1 घंटे पे क्वेश्चन देते रहेंगे, उसका उत्तर देते रहेंगे और ये जीके कंपटीशन का भी रिजल्ट आएगा लास्ट में और उस रिजल्ट में 1st, 2nd, 3rd ऐसे बच्चों को हम एक आर्थिक जो है उसमें एक पुरस्कार रखे हुए हैं, वो भी बच्चों को मिलेंगे। जिस तरीके से हमने पूरे कार्यक्रम की पैकेजिंग की है, उसमें हमारी ये अपेक्षा है कि सभी छात्र वहाँ पर इन्वॉल्व रहें। जो लोग वहाँ पर उपस्थित होकर के रहेंगे उनकी सीमित सीटें हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सभी देश विदेश के विद्यार्थी उससे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके और चैनल पे क्रॉस पोस्टिंग की अधिकार लेकर के वो सब बच्चे डिजिटली जुड़ेंगे। कई यूनिवर्सिटीज़ हमारे साथ दूर से भी जुड़ रही हैं, तो सभी का स्वागत है इसमें और सब पूरे दिन भर का ये आयोजन है। वेरी गुड। तो इसमें जब बात हो रही है शांति की, इसमें सेवा की, और इसमें जैसे आप देखिएगा कि इसका स्वरूप बहुत ही मन को जैसे लुभावना दिखाई दे रहा है और जब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे युवा इसमें इकट्ठा होंगे, उसको अलग अलग सेशंस में जो वो बात करेंगे, तो क्या आपको बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि हमारा जो युवा है उसकी जो प्राथमिकताएं हैं उनको किस तरह से देश के लिए आगे ले जाना है, क्या कैसे उसको ये, तो पर जो आपने इसमें मुद्दे जो आपने रखा है, चाहे वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो या 1 नेशन 1 इलेक्शन, किस तरह से हम वास्तव में एक देश बन सकते हैं, ये मुझे लगता है इससे वो सभी पक्ष जो हैं वो एड्रेस हो रहे हैं और जो भी विचार होंगे, जो भी चिंतन होगा, वो एक सही और सार्थक दिशा में जाएगा। बिल्कुल सही प्रश्न आपने उठाया है डॉक्टर साहब। ये देश का जब युवा हो चाहे कोई भी वर्ग हो, देश की प्रगति के अनुकूल सोचने लगता है तो देश की प्रगति उस पटरी पर आगे बढ़ने लगती है। निश्चित रूप से हमारे देश में सभी वर्ग देश की प्रगति में तल्लीनता पूर्वक लगे हुए हैं, लेकिन आज दिल्ली की राजधानी में ट्रेड फेयर चल रहा है, ट्रेड प्रमोशन पे काम हो रहा है, एरो शो होता है, विज्ञान के बहुत सारे फेयर लगते हैं, साहित्य के बहुत सारे फेयर लगते हैं। मेरे मन में जो ये बात आई यूथ पार्लियामेंट की, उस सरकार भी इसको प्रमोट करती है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह रहता है कि यूथ पार्लियामेंट होनी चाहिए। मेरे मन की ये पीड़ा थी कि युवाओं का भी एक ऐसा देशव्यापी महोत्सव हो जिसमें वो अध्ययन की भी बात करें, नवाचार की भी बात करें, ज्ञान की भी बात करें, उत्सव की भी बात करें और अपने युवा होने के गौरव को भी सेलिब्रेट कर सकें। मैं उसी परिपाटी पे हमारी पूरी टीम ने ये भारतीय युवा
संसद की परिकल्पना की है। क्योंकि आर्थिक लिमिटेशन है, इनके कारण थोड़ी सी समस्याएं हैं। हम तो चाहते हैं आने वाले दिनों में 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का ये उत्सव हो स्वामी जी के जन्मोत्सव पर, और देश का सभी युवा इसको सेलिब्रेट करे, आपस में संवाद भी करे, चर्चा भी करे, अपने अपने नए प्रयोगों को लेकर के भी वहाँ आए, आने वाले सपनों की भी चर्चा वहाँ पे करे, और देश का युवा देश की प्रगति का सूत्रधार बने, इसका संवाद स्थापित हो इस भारतीय युवा संसद में। ये बहुत बड़ी आपने बात कही है कि किस तरह से एक आयोजन होने जा रहा है। हमने इसके ऐतिहासिक पक्ष की बात करी, हमने इसका सामाजिक, इसका आज के आधुनिक पक्ष की भी बात हुई है, और मुझे लगता है कि जो हमारे जो इसमें आदर्श हैं, जो इसमें रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हों या फिर भगत सिंह हों, या हमारे पास एक बहुत बड़ी ऐसी विरासत है। हम उनके विचारों को, उनकी विरासत को याद करते हुए हम अपनी जिम्मेदारी तय करेंगे। मुझे लगा कि आज हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। प्रमोद जी, मैं आपसे चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु यदि आप कोई आमंत्रण की सेंस में, अगर हमारे जो सुनने वाले दोस्त हैं, जैसे आपने कहा कि सभी वर्ग लगे हुए हैं इसमें, तो आपको कुछ लोग तो सुन रहे होंगे अपने घरों से, कुछ लोग अपनी गाड़ियों से सुन रहे होंगे, कुछ लोग अपने कह सकते हैं कि अपने फ़ोन से सुन रहे होंगे, तो उनको आप अगर कुछ आमंत्रण के सेंस में कुछ कहना चाहें तो। मैं अपने सभी लिसनर्स को और इग्नू में अध्ययनरत, शिक्षारत सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह होगा, आह्वान होगा कि 12 जनवरी 2026 सोमवार को स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जन्म जयंती पर आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होगा, जिसमें 2800 की कैपेसिटी है, लेकिन 5000 लोगों को हम बुला रहे हैं, क्योंकि बाहर प्रांगण में भी बैठ कर के सब लोग सहभागी होंगे, ऑनलाइन भी हैं। हमने इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी है 200 रुपये। एक इस आयोजन के अंदर में 1 घंटे का एक कार्यक्रम वर्ल्ड यूथ समिट भी हो रही है, जिसमें कई देशों के राजदूत भी आएंगे, और वहाँ पर लिमिटेड सीट हैं, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं, एक पार्टिसिपेंट के तौर पे भी जुड़ सकते हैं, एज पार्लियामेंट्रियन भी जुड़ सकते हैं। 100 लोग एज ए पार्लियामेंट हम रखेंगे, जो कि पार्लियामेंट्रियन की भूमिका में रहेंगे। इसके अलावा हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको आयोजन करने में अच्छा लगता है, प्रबंधन समिति में आने में, कैसे इवेंट होते हैं, कैसे इवेंट में जुड़ा जा सकता है, हमारी इवेंट में क्या भूमिका हो सकती है, ऐसे लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम ये जो कार्यक्रम करते हैं वो हमारा प्रोफेशन नहीं, वो हमारा पैशन है। तो हम ऐसे सभी लोगों को बुला करके कहते हैं कि आप ही इस आयोजन को करें, और एक दिन आने वाले दिनों में, वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष में इसको सोसाइटी ही करने लगेगी। हम लोग तो इनिशिएट ले रहे हैं। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप किसी न किसी भूमिका में इसमें ज़रूर जुड़ें, और इसके अलावा कोई भूमिका ना भी बने तो सोशल मीडिया पे हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जितना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड होगा, उतना युवाओं के अंदर हम प्रेरणा, युवाओं को मोटिवेशन, युवाओं को एकत्रित करके देश के विकास में, देश की वैचारिक यात्रा में सहभागी बना पाएंगे, और देश का युवा देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभा पाए। यही हमारा इस आयोजन का हेतु है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब मैं आपका धन्यवाद एक बार फिर करूंगा, क्योंकि ये कार्यक्रम हमारा आखिरी पड़ाव है, और मैं आपको ये बताऊं कि जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई भी करते हैं, वो साथ साथ कोई एक नौकरी भी करते हैं, और साथ साथ समाज के लिए अपनी जो भी जिम्मेदारी है, चाहे वो पर्यावरण के प्रति हो, या ब्लड डोनेशन के थ्रू हो, या अपने आस पड़ोस में किसी भी बच्चे को जो कि किसी कारण से किसी फॉर्मली नहीं पढ़ पा रहा है, उसको पढ़ाने की बात हो, जिसको हम स्पिरिट ऑफ वॉलंटियरिज्म जैसे हम बात करते हैं, उस तरह से हमारे बहुत सारे, मुझे बार बार बच्चे बताते हैं कि किस तरह से वो अपनी कम्युनिटी में काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को जो इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इस तरह के सामाजिक कार्यों में आप अपना योगदान देते हैं, ऐसी सेवा जो सिर्फ सेवा के लिए हो, जो किसी पारितोषिक के लिए नहीं हो, सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि मानव जीवन का एक सार्थक पक्ष है, और आप इसी तरह से अपनी मानवीय जिम्मेदारी को पूरा करिए। और इग्नू की तरफ से सभी हमारे छात्रों को विशेष तौर पे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत आपको आमंत्रण है।
चाहे वो आप डायरेक्टली आएँ या इनडायरेक्टली, आइए मिलजुल कर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए अपना योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय अपने बिजिएस्ट शेड्यूल में से निकाला, हम आपके लिए सदा ऋणी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा